स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब असली खेला शुरू हो चुका है दोस्तों। बताएंगे क्या राष्ट्रीय जनता दल के सारे विधायक सामूहिक इस्तीफा देने की कर रहे हैं तैयारी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। चुनाव आयोग के चुनाव कराने के तरीके को लेकर एक जोरदार विरोध की जानकारी सामने आ रही है। डिटेल में चलेंगे, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कैसे नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार प्रयासों में जुट गई है दोस्तों। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बयान के बाद और ज्यादा बिहार के अंदर उठापटक शुरू हो चुकी है और यहां तक कि जेडीयू को अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ा है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट चलेंगे। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। जो चुनावी आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटें और जनता दल यूनाइटेड को 84 सीटों पर लगातार लीड मिली हुई है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 27 सीटें और एआईएमआईएम को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर आगे लीड मिला हुआ है दोस्तों। ऐसे में लगातार आ रहे चुनावी नतीजे से एक बात तय हो गया है कि कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों में जबरदस्त तरीके की झोलबाजी है दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल के अंदर इस तरीके के नतीजे नहीं बताए गए थे, जहां पर एक तरफा 103 में से 92 सीटें बीजेपी जीत गई है। यानी इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट बीजेपी का कहीं नहीं होता दोस्तों। ये अचानक से इस तरीके का स्ट्राइक रेट, वो भी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी का एक साथ हो जाना अपने आप में अप्रत्याशित है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस न्यूज की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि आरजेडी के सभी जीते हुए विधायकों से इस्तीफा लेने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के अंतिम आंकड़े आने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल परिणाम को मानने से इंकार करते हुए अपने सारे विधायकों का इस्तीफा दिलाने की प्लानिंग कर रही है। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि चुनाव आयोग के चुनाव करने के तरीके और चुनाव में की जा रही धांधलियों को लेकर जोरदार तरीके से विरोध जताया जा सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए, अगर एसआईआर करके 65 लाख लोगों के नाम लिस्ट से उड़ा दिए गए हैं और चुनाव के दिन में ईवीएम की जगह जगह से खराब होने की खबर सामने आती है, उसके बाद स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार हरकतें सामने आती है और 18 लाख नए फॉर्म जमा करा के 21 लाख लोगों के नाम जोड़े जाना, ये सारे के सारे किसी न किसी संदिग्ध गतिविधि को इंगित करते हैं दोस्तों। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के सेक्रेटरी और करीबी आईएएस अधिकारी ज्ञानेश गुप्ता को इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया गया, उसके बाद से महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा चुनाव या फिर दिल्ली या बिहार का चुनाव हो दोस्तों, कहीं ना कहीं चुनाव में उलटफेर करने के आरोप लगते आए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस अप्रत्याशित जीत को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसका जोरदार तरीके से विरोध किया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसे में एसआईआर से 65 लाख लोगों के नाम काटने के दिन ही विपक्ष को पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन अब आरजेडी के चुनाव जीते हुए विधायकों के इस्तीफे से कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज दिया जाएगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी जीते हुए विधायकों को अपना इस्तीफा देकर बोलना चाहिए कि वो इस चुनाव का परिणाम बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है दोस्तों। प्रिया पुरोहित कहती है कि ये कोई जनादेश यानी जनता का आदेश नहीं है बल्कि ज्ञानेदेश है, यानी ज्ञानेश का आदेश है। इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में मिराज मीणा बोले कि एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। सवाल यह है कि इस देश में सरकार से छात्र परेशान है, गरीब परेशान है, शिक्षक परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौकरी पेशा करने वाले लोग परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, तो फिर सरकार को वोट कर कौन रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, बिहार में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी थी यानी सत्ता विरोधी लहर थी और तमाम एग्जिट पोल के अंदर जो आंकड़े दिखाए जाते दोस्तों वो लगभग इस तरीके के आंकड़े थे कि महागठबंधन भी पूरी तरीके से लड़ाई में था। तो अचानक से ये जो नतीजे सामने आए हैं, अंतिम रिजल्ट सामने आए, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन को लेकर भी बड़ी अपडेट है। एआईएमआईएम 5 सीटों पर लीड बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी को केवल 4 सीटों पर बढ़ोतरी मिल रही है दोस्तों। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को एमआईएम के बारे में विचार करना पड़ेगा और आने वाले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को मीम के साथ में गठबंधन बनाना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब मीम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से आरजेडी के दफ्तर के बाहर ढोल बजाते बजाते मीम के लोग पहुंचे थे, उसी समय उस ढोल की आवाज अगर सुन ली गई होती तो एआईएमआईएम के साथ में चुनाव लड़ने के कारण कम से कम महागठबंधन को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर तो फायदा मिलता ही दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एआईएमआईएम ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो बिहार में एक शक्तिशाली पार्टी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जोरदार निशाना साधा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव की जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन किए गए, जिसमें से 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी कोई नहीं मिल सकता, यानी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे निशाने पर लेते हुए ये बातें बोली जा रही है दोस्तों। लगभग सभी नेताओं के मन में ये बातें हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक तरफा चुनाव जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, अगर नतीजे इस तरीके के आएंगे तो जरूर गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। विपक्ष अच्छी लड़ाई लड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता था विपक्ष चुनाव हार जाता, कुछ एक वोटों से हार जाता दोस्तों, लेकिन अगर एक तरफा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है।
रही है दोस्तों, जहां पर जमुई के चकाई के बूथ संख्या 145 में ईवीएम खराब होने के करीब 4 घंटे के बाद 11 बजे के आसपास वोटिंग शुरू की गई दोस्तों। यानी कहां पर सुबह 5 बजे 6 बजे से ही वोटिंग शुरू होने वाली थी दोस्तों, लेकिन 4 घंटे लेट के बाद 11 बजे से वोटिंग शुरू हुई। यानी 7 बजे भी शुरू नहीं हो पाई, इसके बाद बढ़ते बढ़ते 11 बजे जाकर वोटिंग शुरू हुई है। जब तक पूरे बिहार प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर 37%, 34%, 32% लोग वोट डाल चुके थे। यानी 1/3 वोट जहां पड़ चुका था पूरे बिहार में, वहां पर कई सारे बूथों पर जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है दोस्तों। काफी लेट से वोटिंग शुरू हुआ है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जमुई के अंदर ईवीएम खराब हुआ, 4 घंटे के बाद शुरू हुआ मतदान। वोट चोरी के आरोपों के बीच लगातार एक के बाद एक कई सारे सवाल चुनाव आयोग और उनके काम करने के तरीके के ऊपर खड़ा हो रहा है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर मनीष कश्यप पहुंचे गांव में मतदान करने के लिए दोस्तों, तो उनका भी ईवीएम खराब मिला। आपको बता दें कि उन्होंने एक वीडियो बनाते हुए वीडियो से बात करते बताया कि हमारे यहाँ का ईवीएम खराब है, मैं गांव में वोट डालने के लिए आया था। इसके बाद उनको पता चलता है कि उनके गांव का ईवीएम खराब है, तो इस पर उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बात करने की कोशिश की दोस्तों। अधिकारियों से संपर्क साधा तो अधिकारी ने कहा कि वहाँ पर इंजीनियर होगा, उससे बात करिए। फिर उन्होंने कहा कि हमने इंजीनियर से बात किया, इंजीनियर ने अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि सही कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई आश्वासन दिया गया हो कि सही हो जाएगा 1 आध घंटे में। तो इस पर अधिकारी बोलते हैं कि हमने इंजीनियर से बात की, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि आपको इंजीनियर झूठ बोल रहा है। और दोस्तों उन्होंने यानी मनीष कश्यप ने फोन पर डायरेक्ट बात कराते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के मामले सामने आना अपने आप में कई सारे गंभीर सवालों को जन्म देता है और इस तरीके से बार बार हर जगह कहीं ना कहीं ईवीएम की खराबी, लेट से लोगों के वोट डालने की प्रक्रिया, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बघा के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के डॉन पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार किया दोस्तों। इस पंचायत में करीब 22 गांव हैं, जिसमें से 15,000 वोटर्स हैं। इन वोटर्स के लिए बूथ संख्या 1 से 18 बनाए गए दोस्तों। इन बूथों पर 11 बजे तक की वोटिंग नहीं हुई। बूथ पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों ने जगह जगह पर पोस्टर लगाया हुआ था। इन पोस्टर पर लिखा हुआ था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं, नेटवर्क नहीं तो फिर वोट नहीं। दोनों वासियों ने ये पुकार लगाते हुए कहा कि अब की बार करेंगे वोट का बहिष्कार। यानी तमाम के मनाने के बावजूद सोचिए दोस्तों, 15,000 वोटर वोट देने के लिए ही बाहर नहीं आए, क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। तो फिर वो वोट किस बात में आकर डालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि 15,000 लोग वोट डालने नहीं आए, जो कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को कम करके दिखाता है दोस्तों। समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोग अब चुनाव पर काफी कम भरोसा करने लगे हैं। एक तो पहले ही वोट चोरी के गंभीर आरोप लगते आए हैं दोस्तों, दूसरा वोट डालने के बाद भी उनकी बुनियादी समस्याएं दूर नहीं हो रही है, तो बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प बचता है। ऐसे में देखना यह है कि क्या ये लोग शाम तक भी किसी भी तरीके से आकर वोट डालेंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दूसरे फेज की वोटिंग से पहले देर रात काराकाट के अंदर निर्दलीय कैंडिडेट ज्योति सिंह के होटल में पुलिस ने रेड मारी है दोस्तों। जिस होटल में वो ठहरी हुई थी वहां पर तलाशी ली गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ज्योति सिंह एसडीएम से कह रही है कि मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, आप लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी क्यों ली, क्या मैं अपराधी हूँ? रेड के दौरान आपने महिला पुलिस के साथ क्यों नहीं यहाँ पर आकर रेड किया? यानी महिला पुलिस के बिना ही आप पुलिस यहाँ पर आकर मेरे होटल में रेड मारने लगे। रेड के दौरान दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगाए गए दोस्तों। कुल मिलाकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की पत्नी है दोस्तों। और उनका चुनाव प्रचार इस बार अच्छे से चला था, तो लग रहा था कि कुछ हजार वोट वो जरूर काटेंगे दोस्तों। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो छापेमारी की गई है, रेड मारा गया है, कहीं ना कहीं इससे ज्योति सिंह काफी ज्यादा नाराज है। और ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं दोस्तों। काराकाट के विधानसभा सीट पर मैदान में उतरी हुई है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है दोस्तों, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कम से कम 15 से 20,000 वोट वो डिवाइड करेंगे, काटेंगे। और यही बड़ा कारण है कि प्रशासन के लोग इस तरीके की छापेमारी कर रहे हैं बिना किसी सोचे विचारे। जरूर ऊपर से आदेश मिल रहा होगा, बिना आदेश के इस तरीके की हरकतें तो नहीं करते। और सबको पता था कि ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं नामांकन रद्द करवाने के लिए पहले दबाव में डाला गया। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानी तो अब उनको कहीं ना कहीं रेड मारकर चुनाव से एक दिन पहले कोशिश की जा रही है कि वो सारा ध्यान प्रचार या फिर यूं कहिए कि बूथों पर जाकर लोगों से बातचीत करने की जगह केवल इसी के इर्द गिर्द रखे कि पुलिस ने छापेमारी की थी और छापेमारी का ही जवाब देते रह जाए और आज पूरा चुनाव हो जाए। ज्योति सिंह इस बार काराकाट की सीट पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी दोस्तों। पिछली बार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बुरी तरीके से चुनाव हरवा दिया था दोस्तों। और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव पिछली बार जीता था और सांसद बने थे। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अभी भी लगातार ताबड़तोड़ बिहार में वोटिंग जारी है दोस्तों। जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि तकरीबन 32% के आसपास पूरे दिन में जो टर्नआउट था वो केवल 11 बजे के आसपास हो गया था। यानी सोचिए 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और लगभग 4 घंटे के अंदर 31% के आसपास वोट हो गया। और ये बढ़ते बढ़ते 3 बजे के आसपास लगभग 60% के आसपास। और दोस्तों शाम 5 बजे और 6-7 बजे का जो अंतिम आंकड़ा आता है वहां तक कम
से कम 70% टप जाएगा और बिहार में इतिहास में पहली बार होगा जब वोटर टर्नआउट 70% के आसपास पहुंच जाएगा और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के और ज्यादा प्रचंड संकेत है। अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण के चुनाव में 65% वोट हो जाना, यानी पिछले 2020 के चुनाव की तुलना में 8% अधिक वोट हो जाना, उसके बाद अब लगभग 70% के आसपास वोट होना, ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए साफ तौर पर एक नई दिशा में बिहार आगे बढ़ गया है, इसके स्पष्ट संकेत देता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इसके दो तरीके के मायने होंगे, या तो परिवर्तन महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा हो रहा होगा, या फिर जो नए वोटर आए हैं वो जनसुराज के प्रयासों के कारण आए हैं। क्या आप मानते हैं कि जनसुराज पार्टी के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने जो वादा कर दिया है रोजगारी का, उस मामले पर युवाओं को एक उम्मीद, एक आस, एक आकांक्षा लोगों की सामने आई है, जिसके कारण लोग घर से निकलकर जमकर बम्पर वोट डाल रहे हैं। जैसे पुराने चुनावों में एक निराशा होती थी, वो निराशा इस बार दूर हो गई है, क्योंकि विकल्प ही विकल्प है, या तो तेजस्वी विकल्प है या जनसुराज विकल्प है दोस्तों। तो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि शायद विकल्प ही एक बड़ा कारण है कि लोग घर से ताबड़तोड़ बाहर निकलने लगे हैं और जमकर वोट करने लगे हैं, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के फैसले को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है दोस्तों। दरअसल ये मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोप में रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के निजी लोगों ने जमीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव समेत 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था दोस्तों। कुल मिलाकर जब चुनाव खत्म हो गए तो लालू यादव को थोड़ी राहत मिल गई है। तो इससे समझ में आता है कि किनके इशारे पर ये सारी हरकतें की जाती हैं दोस्तों, और किस तरीके से आदेश जो आते हैं उन आदेशों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान किया जाता है घोटाले के आरोप को और ज्यादा संदिग्ध बताने के लिए। लेकिन जब अब चुनाव खत्म होने की ओर है तो अपने नेचुरल स्थिति में आ गए, यानी सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120B यानी साजिश, 420 यानी धोखाधड़ी, 467, 468, 471 फर्जीवाड़ा समेत कई धाराओं में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 1D और 8 और 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी दोस्तों। पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ IRCTC होटल घोटाले से जुड़े आरोपों पर ही चार्ज तय किए थे। अब अदालत ने लैंड फॉर जॉब केस मामले में आरोप तय करने के लिए 4 दिसंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है दोस्तों, यानी अभी टाल दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसे ही टलता रहेगा। कारण आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े में आने का दमखम रखती है दोस्तों। और अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मिलकर भी सरकार बनाएगी तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका होगा। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति, खासकर जो विपक्ष का बड़ा नेता होता है दोस्तों, वो कभी सीएम बनने की होड़ में होता है तो फिर उसके ऊपर कई सारे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और कई सारे अलग अलग मामलों को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। कोई चार्जशीट दाखिल करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है और बाद में पता चलता है कि वे सारे आरोप जो लगाए गए थे वो फेक थे। अगर आप भी मानते हैं कि इन फेक चीजों को ज्यादा दिनों तक ढककर रखा नहीं जा सकता तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी से चांदनी चौक वाले मामले को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देने की जगह भूटान निकल ली और भूटान में नरेंद्र मोदी मौजूद है। वहां से कह रहे हैं कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। सवाल यह है कि जिन लोगों की जान गई है, जिनके परिजन पूरी तरीके से वंचित हो चुके हैं दोस्तों, उनसे मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी जगह दूसरे देश यानी भूटान में जाकर भाषणबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।